नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एसके लाइव। मैं हूं दीपू शर्मा, आपका होस्ट और दोस्त। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे, एक ऐसे विषय में चर्चा करेंगे जो फिलहाल बड़े सारे छात्रों की मुसीबत बनी हुई है। हमारे पास लगातार ऐसे छात्रों के मेल आ रहे हैं, ऐसे छात्रों के मैसेज आ रहे हैं जो लगातार इस चिंता से ग्रस्त हैं, इस चिंता में है कि आखिर परीक्षाएं कैसी होंगी, कब होंगी। हमारे दर्शकों को हम ये बता दें कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से मार्च के दूसरे हफ्ते के बाद से सारे स्कूल कॉलेज करीब करीब पूरे देश में बंद हो गए थे। इसके वजह से जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये हैं कि 3 करोड़ से ज्यादा छात्र इस वक्त पूरे देश में भी मौजूद हैं जो परीक्षाएं अपनी नहीं दे पाए हैं, परीक्षाएं देने में असमर्थ रहे हैं। ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा, यही जानने के लिए आज हमने इस पैनल डिस्कशन को यहाँ पे रखा है। सबसे पहले हमारे दर्शकों का तारुफ करवा दें हमारे मेहमानों से। हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो आसनसोल कॉलेज से एसोसिएट प्रोफेसर हैं। नमस्कार सर। हमारे साथ ही डॉक्टर आशीष तरफदार जी हैं जो फिलोसॉफी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं सिलीगुड़ी कॉलेज से। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं कृष्ण कुमार जी से ये जानना चाहूंगा, प्रोफेसर साहब आप ये बताइए कि फिलहाल जो प्रपोज्ड परीक्षा पद्धतियां हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। बच्चे इस उम्मीद में हैं कि किस तरह से वो परीक्षा दे, ये सोच रहे हैं, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, कंफ्यूज्ड है। तो क्या हो सकती हैं प्रपोज्ड परीक्षा पद्धतियां? दीपू भाई, जो अब तक की यूजीसी की गाइडलाइन है, क्योंकि हम सब संचालित होते हैं यूजीसी के माध्यम से जी। तो आपको भी सूचना होगी कि 29/4 यानी 29 अप्रैल 2020 को यूजीसी की एक गाइडलाइन आई है कि किस तरह से परीक्षाएं होंगी, किस तरह से सारा कुछ होगा। वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट और उसे अंततः पास किया गया और उसमें सारा कुछ जो है रखा गया है कि कैसे क्या होना चाहिए और उसका पूरा सत्र वाइज सारा कुछ एक ब्यौरा है जो यूजीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और हम सबके पास भी है। तो उसमें जो बातें कही गई मुझे लगता है अधिकांश लोगों को उसके बारे में जानकारियां हैं। तो हम क्योंकि यूजीसी से संचालित होते हैं इसलिए उसी के अनुसार जो है हमको चलना होगा, उन संदर्भों को देखना होगा। हाँ, वहां ये स्वायत्तता दी गई है, यूजीसी गाइडलाइन में भी ये स्वायत्तता दी गई है कि सारा कुछ जो होगा, यद्यपि पूरा का पूरा सेमेस्टर वाइज सारा कुछ वहां निश्चित है, आप देख सकते हैं, लेकिन वहां भी ये अंततः कहा गया है कि ये सब कुछ तब होगा जब सारी स्थितियां अनुकूल होंगी, जब सारे पक्ष यानी शिक्षक, छात्र और पूरा आधारभूत ढांचा व्यवस्थित होगा, उसके बाद संभव होगा ये परीक्षा लेना। और इस चीज को विश्वविद्यालयों को ध्यान में रखना होगा, अथॉरिटियों को ध्यान में रखना होगा और इसके लिए हर विश्वविद्यालय में एक सेल के गठन की बात हुई है कि वे कोविड-19 का असर किस क्षेत्र में कैसा है, किस प्रकार का है, उन चीजों को देखने के बाद जो है ये निश्चित करें। और मूलतः जो अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, डिग्री के अंत की जो परीक्षाएं हैं उन पर मूलतः केंद्रित हुआ गया है। जो बीच के सत्रों की परीक्षाएं हैं उनको थोड़ा कम, उन पर थोड़ा कम जोर दिया गया है, लेकिन अंतिम सत्र की परीक्षाओं को पर जोर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है प्रोफेसर साहब। लेकिन इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं सिलीगुड़ी महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार साहू जी। मैं आपका भी स्वागत करता हूं सर। और जैसा कि ये बातचीत हम चला रहे हैं तो मैं अजय जी आप ही से जानना चाहूंगा कि फिलहाल जो ये प्रपोज्ड शिक्षा पद्धति है इन पे एक कंक्लूसिव बात डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने रखी, लेकिन हमारे दर्शक भी ये जाने कि क्या है, अगर हम खुल के बात करें, एक एक करके पॉइंट वाइज बताएं तो क्या क्या है प्रपोज्ड शिक्षा पद्धतियां। शायद किसी तकनीकी असुविधा के कारण हम डॉक्टर अजय कुमार साहब से नहीं जुड़ पा रहे हैं इस वक्त। हम आगे जाते हैं। इसी बीच हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि फिलहाल जो प्रपोज्ड शिक्षा पद्धतियां आ रही हैं वो प्रपोज्ड शिक्षा पद्धतियां कुछ इस तरह से हैं जैसे कि हम बात कर रहे हैं ओपन एग्जाम की, यानी कि ओपन बुक एग्जाम जिसके बारे में डीयू ने कहा। इसके साथ साथ ये जो पुरानी वाली पद्धति है पेन और पेपर लेके,
साथ ही में एक एमसीक्यू वाली बात आ रही है कि जो परीक्षाएं हैं वो एमसीक्यू के माध्यम से करवाई जाएं। प्रोजेक्ट और लास्ट सेमेस्टर की बात जैसे कि डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी ने कही, वो भी है कि प्रोजेक्ट है लास्ट सेमेस्टर से जो अंक हैं उनको लेके अगले सेमेस्टर में जोड़ा जाए, वगैरह वगैरह बड़ी सारी बातें हैं। तो मैं आशीष जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये इस वक्त बात आ रही है कि हम लास्ट सेमेस्टर से अंक लेकर जोड़ें, ये कितना सही हो सकता है, कितना लाभान्वित हो सकते हैं बच्चे इससे? देखिए আমি বাংলাই বলছি। হ্যাঁ 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 বুঝলেন হ্যাঁ তো? হ্যাঁ স্যার। আসলে কি এই যে প্রোগ্রামটা ছাত্রদের জন্য আজকের কোভিড-19 সিচুয়েশনে প্রথমেই বলি যে খুব প্রয়োজনীয় ছিল, তার জন্য অ্যারেঞ্জ করার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো আমরা যারা শিক্ষক তারা তো কোনো পলিসি মেকিং এ থাকতে পারি না, এই ব্যাপারটার ডিসিশন একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ই দিতে পারে। তবে আমরা শিক্ষকরা ছাত্রদের কথা মাথায় রেখে কতগুলো বিষয় শুধু সাজেশন দিতে পারি। জি। তো যে মানে অনেক কথাই আসছে যে বিভিন্ন পদ্ধতি যেগুলো ইউজিসিও তার গাইডলাইনে বলেছে, আইডিয়ালি সেগুলো খুব ভালো এবং তাদের করতে পারলে খুব ভালো। কিন্তু আমাদের এই যে নর্থ বেঙ্গলে কোভিড সিচুয়েশনটা রিসেন্টলি খারাপ হচ্ছে এবং রোজ আমরা খবর পাচ্ছি 10 জন 12 জন 20 জন অ্যাটাক হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেরাও চিন্তা করতে পারছে না যে কিভাবে পরীক্ষাটা নেওয়া যায় বা পরীক্ষা আদৌ নেওয়া সম্ভব কিনা। তবে লাস্ট যা উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর যা বক্তব্য তাতে মনে হয় না যে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় এনে ছাত্রদের পরীক্ষা দেওয়ানো যাবে। এবং বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত আমার যতটুকু নলেজে আছে যে এখন পর্যন্ত স্টেট গভর্নমেন্টের কোনো সার্কুলার আর ক্লিয়ারলি এসে পৌঁছায়নি লেটেস্ট যে কিভাবে পরীক্ষা পদ্ধতিটা পরিচালনা করা হবে। তো আমাদের যে পদ্ধতিগুলোর কথা উঠে আসছে সেগুলো তুমি একটু আগে বললে যে টেক হোম এক্সামিনেশন, ও তুমি আমার ছাত্র বলে তুমি বলে ফেললাম, যাই হোক। হ্যাঁ, তো টেক হোম এক্সামিনেশন এটা পাশ্চাত্যের ব্যবস্থা, এটা আমাদের দেশে সম্ভব না। তারপর হচ্ছে আমাদের নর্থ বেঙ্গলের যে আর্থসামাজিক অবস্থা, তাতে আমরা দেখি যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের ইমেল আইডি নেই, তাদের ফোনেও কন্ট্যাক্ট করে পাওয়া যায় না। বাস্তব সিচুয়েশন আমরা যেটা কলেজে থেকেও আমরা দেখেছি যে হয়তো অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেয়নি, 5 জন স্টুডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে এমন একটা ফোন নাম্বার দিয়েছে যে ফোন নাম্বারটা হয়তো দেখা যাচ্ছে একটা কাফে বা কোনো একটা অ্যাড এজেন্সির মেইল আইডি। সুতরাং এই ক্ষেত্রে অনলাইন আইন পদ্ধতি বা এগুলো কতদূর বাস্তবসম্মত হবে, বিশেষ করে ইসলামপুর কলেজ এরকম আরো বিশেষ কিছু কলেজ যেখানে হাজার হাজার স্টুডেন্ট প্রোগ্রাম কোর্সে ভর্তি হয়। একজন স্টूडेंट के यानी कि आशीष जी अगर हम पूरी बात को हम शॉर्ट करें, पूरी बात को हम छोटा करें और आसान भाषा में समझाएं तो बात यही निकल के आती है कि अभी तक कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं है जिससे छात्रों की असुविधाएं कम हो सके। जी अजय जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? एक बात जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। ठीक है अजय जी बोलिए। जी अजय जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह की बात आ रही है कि अभी तक इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और यूनिवर्सिटीज जो है सरकारें जो है वो तो सिर्फ नोटिफिकेशन दे रही है। नोटिफिकेशन से ज्यादा इस वक्त छात्रों के लिए एक मानवीय समाधान की जरूरत है। जैसे कि मेरे दर्शकों को, हमारे दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र की घटना को हम लेते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार है जिसने ये नोटिफिकेशन किया कि हम आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं भी नहीं लेंगे, फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, पिछले सेमेस्टर में जो मार्क्स आए हैं उन मार्क्स के ही आधार पर हम फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स छात्रों को दे देंगे। अगर कोई छात्र इससे असंतुष्ट दिखता है तो वो परीक्षा दे सकता है, ऐसा महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है। अगर उसको लगता है कि नहीं मैंने बहुत मेहनत करी है और मेरे अंक इससे अच्छे हो सकते हैं तो वो
वापस से एग्जाम दे सकता है, परीक्षा दे सकता है, लेकिन परीक्षा देने की पद्धति क्या होगी इसके बारे में कोई चर्चा परिचर्चा नहीं है। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो चलिए गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह की बात है, लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेज की तरफ ध्यान दें तो प्राइवेट कॉलेज इस दिशा में क्या कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। प्राइवेट कॉलेजेस में जहां तक संभावना बनी रहती है तो वहां के विद्यार्थी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से या कह लें ऑनलाइन प्रेजेंटेशन की दृष्टि से वे लोग कुछ हद तक तैयार है, इसलिए वहां तो कुछ संभव बात बन पड़ती है। लेकिन चूंकि हम लोग सरकारी कॉलेज में हैं और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं, इस बारे में विद्यार्थियों के लिए सच कहा जाए तो कोई समाधान दे पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी समस्याओं को सामने रखना भी उनके हित में जाता है जी। रही बात ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, और ऑफलाइन की बात है तो उसके लिए किसी भी सूरत में यह संभव नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जो बात पिछले शनिवार को सुनने को मिली माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से भी, भले ही वह कोई अभी जियो नहीं बन पाया, कि पिछले सत्र की जो परीक्षा है और उसमें जो परिणाम है उसके 50% लिए जा सकते हैं, और इस वर्ष किसी भी तरह से होम असाइनमेंट दे करके परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। मैं सारी पद्धतियों के बीच एक बात रखना चाहूंगा अपने शिक्षक साथियों के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए, कि जब भी सरकार की ओर से कोई प्रावधान आएगा तो उसमें कुछ, या हो सकता है कुछ ऐसा हिस्सा हो जिसमें विद्यार्थियों को समस्या रहेगी। तो हम यदि चर्चा कर रहे हैं तो समस्या को समस्या बना करके नहीं, बल्कि समस्या को समाधान की दिशा में ले चलते हुए, और इस दिशा में मुझे लगता है यदि होम असाइनमेंट की कोशिश की जाए तो कुछ हद तक हमारी सफलता अवश्य ही सुनिश्चित हो पाएगी। और इसमें भी एक दिक्कत यह आ रही है कि होम असाइनमेंट यदि दिया जाए, जैसा कि सुनने को मिला, अभी कोई जियो नहीं है, कि यदि पिछले परीक्षा से हम 50% अंक ले रहे हैं और इस बार कॉलेज के ऊपर या विश्वविद्यालय के ऊपर छोड़ा जा रहा है, और विश्वविद्यालय कॉलेजों को लेकर बैठे और बात करे और उसमें यह तय करे। लेकिन सबसे दुख की बात है, जो मैं एक शिक्षक होने के नाते कह रहा हूं, जहां तक मेरी सूचना है, कि ऐसे हौच-पौच स्थिति में कहीं से भी ना तो शिक्षण संस्थान के प्रधान की ओर से और न ही विश्वविद्यालय के प्रधान की ओर से किसी तरह से प्रिंसिपल को लेकर या शिक्षकों को लेकर के कोई विचार विमर्श चल रहा हो। इसको लेकर के एक वैक्यूम जरूर तैयार हो चुका है। मैं आपको यही कारण है कि हम शिक्षक भी अनभिज्ञ हैं। अजय जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक सवाल और उठ खड़ा होता है कि अगर हम पिछले सेमेस्टर से 50% अंक लेते हैं तो फिर उन बच्चों का क्या होगा जो पिछले सेमेस्टर में प्रमोट नहीं हुए हैं? उन बच्चों के कितने अंक लिए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यह एक समस्या है। अब इसके लिए बहुत ही गंभीर विचार विमर्श की बात है। और एक समस्या मैं दिखाना चाहता हूं इसमें, यदि हम पिछले वर्ष मान लेते हैं विद्यार्थी का उतनी मेहनत नहीं कर पाए और कम अंक आए, लेकिन चूंकि ये फाइनल परीक्षा है और फाइनल परीक्षा को कैरियर की दृष्टि से बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दे देते हैं विद्यार्थी भी, तो इस वर्ष यदि 50% यदि मान लिया जाए कि व्यवस्था हो भी, तो 50% यदि इस बार होम असाइनमेंट को बेस करके यदि किया भी जाए तो यह भी एक समस्या से मुक्त नहीं है, बल्कि यहाँ मेरी समझ से यदि 70% अंक इस पर रखे जाएं, इस पर 70% और उधर से पिछली परीक्षा से 30%, तो एक बैलेंस विद्यार्थियों की मेहनत के अनुसार किया जा सकता है। लेकिन आपकी जहां तक समस्या आपने रखी कि यदि पिछली परीक्षा विद्यार्थी फेल कर गया हो, तो जाहिर सी बात है इस दिशा में भी होम असाइनमेंट देकर ही कुछ किया जा सकता है। मैंने पहले ही कहा कि समस्या को समस्या के रूप में जब तक हम चर्चा में लाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं समाधान के नजदीक पहुंचने की जरूरत है, इसलिए होम असाइनमेंट एक बात बनती है। तो डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, ये जो होम असाइनमेंट वाली बात है, 70 और 30 का अनुपात रखने वाली बात है, ये क्या संभव हो सकता है? इसको किया जा सकता है?
संभव हो ही सकता है, लेकिन हमें मूल संदर्भ को समझना होगा। पहले परीक्षा ही क्यों, और ये थोड़ा सा आपके विषय से मैं पीछे की ओर थोड़ा सा जा रहा हूँ, लेकिन मूल परीक्षा का उद्देश्य क्या? परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को पास कर देना है, या उनके अंदर ज्ञान आए, उनको कुछ समझ में आए, वे जो है ठीक से चीजों को पढ़ सके, यह उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य क्या है, परीक्षा का पहले ये हमें देखना होगा। इसके बाद ये इतने प्रतिशत उतने प्रतिशत वाला जो संदर्भ है, ठीक है, वो भी एक विषय है। यूजीसी ने भी जो है अभी जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें 50% इंटरनल एग्जाम की बात की है और 50% पीछे से लाने की बात की। बहुत अच्छा सुझाव प्रोफेसर अजय कुमार साहू जी का, डॉक्टर अजय कुमार साहू जी का है कि असाइनमेंट वाला ये एक बेहतर तरीका है कि बच्चा कम से कम, छात्र कम से कम जो है ठीक से विषय को पढ़ेगा। उसे कुछ मुद्दे दे दिए, हर पेपर के असाइनमेंट जमा करने के लिए दे दिए जाएं, जैसे कि इग्नू वगैरह ये सब काम बहुत पहले से कर रहा है, तो वो बहुत बेहतर तरीका है। और उसके बाद यह एक सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया है। थोड़ा प्रतिशत इधर उधर हो सकता है, ठीक है, वो 70%, 30% हो सकता है, 80%, 20% हो सकता है, 60%, 40% हो सकता है। ये एक तो निर्धारण करने वाले हम लोग नहीं हैं, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन जो है छात्रों के हित में जो चीजें हों उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसे देखना होगा। हम उस तरह के सुझाव दे सकते हैं, लेकिन यह समय ऐसा है जिसमें जो है मूलतः हमें अभी जो सामने स्थितियां हैं उन पर ध्यान देना होगा। अपने यहाँ बहुत ऐसी स्थितियां पहले भी आई हैं कि परीक्षाएं नहीं हुई है। आज तो हमारे पास इस तरह की व्यवस्थाएं हैं ऑनलाइन इत्यादि की, तो हम इसकी बात कर पा रहे हैं। हमारे पास इतिहास है कि जब प्लेग आई थी उस समय साल साल भर यूनिवर्सिटियां बंद थी। हमारे यहाँ कई एक आंदोलन चले, जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन चला, उस समय भी जो है तमाम सत्र लेट हुए। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि 2, 4, 6 महीने अगर और विलंब से जो है परीक्षाएं होती हैं और व्यवस्थित तरीके से होती हैं, तो ये बहुत पूरे कैरियर में ये बहुत बड़ा मुद्दा मुझे कम से कम व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता। लेकिन हमारे पास क्योंकि सुविधाएं उपलब्ध हैं, असाइनमेंट की सुविधाएं ज्यादा बेहतर हैं, ये ऑनलाइन परीक्षा वगैरह की बात मूलतः मध्य वर्ग के बीच तो की जा सकती है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे कॉलेजेस में ऐसे तमाम बच्चे आ रहे हैं जिनके पास स्मार्टफोन तक की स्थितियां नहीं है, जिनके स्मार्टफोन छोड़िए खाने पीने की स्थितियां नहीं, ऐसे छात्र भी हमारी नजर में हैं। तो वैसी स्थिति में इस तरह के ऑनलाइन मूल्यांकन या दूसरे तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मूल्यांकनों की बात की जा रही है, वो बहुत उचित जो है। इसका मतलब निम्न वर्ग के तबके को हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं, हम सब उससे दो चार हो रहे हैं कि अजय जी। लेकिन प्रोफेसर साहब आप ये देखिए कि डीयू हाँ, ने जब ओपन बुक एग्जाम की बात की, तभी भी ये बात उठी थी, बड़े सारे जो छात्र थे वो इसका विरोध कर रहे थे कि सारे बच्चों के पास ना तो स्मार्टफोन है, ना तो लैपटॉप है, ऐसी सुविधाएं नहीं है। तो डीयू ने एक नोटिफिकेशन भी किया जिसमें हम अपने दर्शकों को भी ये बताते हैं कि उस नोटिफिकेशन में डीयू ने ये कहा कि जितने भी सरकारी कंप्यूटर सर्विस सेंटर्स हैं वहां पर जाकर भी आप ये परीक्षा जो है इसको दे सकते हैं। अपनी जो आंसर कॉपी है इसको स्कैन करके जमा करवा सकते हैं। वहां पे आपको अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। हालांकि फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत वाली स्थिति तो रहती ही है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा आशीष जी की तरफ से, आशीष जी की तरफ कि आशीष जी, एक बात आई परिचर्चा के दौरान, डिस्कशन के दौरान, कि पहले भी ऐसे बहुत सारे वाकये हुए हैं जब बड़े लंबे समय तक यूनिवर्सिटीज बंद रही, कॉलेज बंद रहे। तो वो एक दौर था। आज कंपटीशन पहले से करीब 150 गुना बढ़ चुका है। अगर हम बाजार की स्थिति देखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्थिति देखें, तो ऐसे में क्या ये नहीं लगता है कि अगर आज के वक्त में, आज के दौर में ऐसे यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएं, कॉलेजेस बंद हो जाएं, परीक्षा में देर हो, तो छात्रों के कैरियर के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो सकता है? ऐसा नहीं लगता आशीष जी? অবশ্যই হচ্ছে। আলটিমেটলি সমস্ত ব্যবস্থাটাই ছাত্রদের কথা চিন্তা করে, ছাত্রদের কল্যাণের জন্যই সমস্ত ব্যবস্থা। তো বর্তমান যা সিচুয়েশন, তাতে করে কোনোভাবেই পরীক্ষা নেওয়াটা কিন্তু সম্ভব হবে না, যেটা মনে হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন। কারণ আইডিয়ালি আমরা ভাবতে পারি, যেমন
এই তোমার দিস সেশনে যে স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স বলে একটা নতুন কোর্স লাস্ট ইয়ার থেকে চালু হয়েছে, সেখানে স্টুডেন্টরা কনফিউজ ছিল যে কি হবে, কোন আগের বারেরটাই পড়বে না। এটা আমরা ক্লাসের টাইম পেলাম 45 ডেজ, তার মধ্যে স্কিল এনহ্যান্সমেন্টের ক্লাস যদি 3 দিন হয়ে থাকে তাহলে টোটাল তাহলে হয়তো 10-15 দিন ক্লাস হয়েছে। তো একটা নতুন স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স 15 দিনে তাকে কি বোঝানো যায়? সুতরাং এটা তাকে যদি অ্যাসাইনমেন্ট দিতে বলা হয় তো সে কি করে অ্যাসাইনমেন্ট দেবে? কারণ তার আর বই তার কাছে অ্যাভেলেবল হয়নি, মার্কেটে এখনো বই আসেনি। আমরা নিজেরা কোন রকম করে জোগাড় করে জেরক্স করে কিছু মেটেরিয়াল স্টুডেন্টের দিয়েছি। সুতরাং তারা যে হোম অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবে তার মতন পরিস্থিতিতেও নেই। সুতরাং এই অবস্থায় পরীক্ষা নেওয়া কোনোভাবেই আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে কোনোটাই সম্ভব না। হ্যাঁ, সুতরাং স্টুডেন্টের কথা ভেবে এবছর ওই লাস্ট ইয়ারের সিস্টেমে ইয়ে করতে হবে। আর যেটা বললে যে যারা ফেল করেছে তাদের কি হবে, ওই ফেল করা স্টুডেন্টদেরকে দুটো অপশন দেওয়া যাবে। তারা ইচ্ছা করলে একটা, আমার ধারণা যে একটা নেক্সট ইয়ারে তাকে ইয়ার লস না করে নেক্সট ইয়ারে তাকে একটা সুযোগ দেওয়া, অথবা যাদের ওই ওল্ড সিস্টেমে যাদের হয়তো কোয়ালিফাইং মার্কস পেয়ে হয়তো পার্ট 1-এও কোয়ালিফাইং পেয়েছে, পার্ট 2-তেও কোয়ালিফাইং পেয়েছে, এবার পার্ট 3-তে সে মেকআপ করবে, কিন্তু পার্ট 3-তে তো তার সেই মেকআপের সুযোগ নেই, সেখানে গ্রেস দিয়েই তাকে পাস করাতে হবে। এরকম কিছু একটা ছাত্রের স্বার্থে ব্যবস্থা করতেই হবে। কিন্তু আইডিয়ালি এখনো কেউ বুঝতে পারছে না কোভিড আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে। সুতরাং এই অনিশ্চয়তার মধ্যে যদি তাদের কিছু করতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের ওই 100% ইয়েতেই যেতে হবে। আমাদের মতন এই মানে প্রত্যন্ত এলাকাতে, বিশেষ করে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির যে পেরিফেরি যে তার যে স্টুডেন্ট স্ট্রাকচার, সেখানে এই ছাড়া বুঝি নেই। लेकिन मैं बीच में एक और उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है RGPV, माफ कीजिएगा, पूरा फुल फॉर्म है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अब राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने क्या किया है, आज अभी हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन आया जिसके हिसाब से वो नोटिफिकेशन ये कहती है कि 23 जून से, आने वाले 23 जून से ये यूनिवर्सिटी पेन और पेपर के माध्यम से परीक्षाएं लेगी। अब यहाँ पे भी कई सारी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका कहना था कि हम अपने इलाकों से उन कॉलेजों में कैसे पहुंचेंगे जो RGPV के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए RGPV ने क्या कहा, वापस एक नोटिफिकेशन जारी की और ये कहा कि वो छात्र जो मध्य प्रदेश में कहीं भी हैं RGPV के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में जाकर अपनी परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ खत्म नहीं होती है। उन छात्रों का क्या जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, ये भी यहाँ पे एक बड़ी समस्या उठ खड़ी होती है। तो सवाल ये बनता है, डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर क्या इस वक्त यह स्थिति है कि पेन और पेपर के माध्यम से परीक्षाएं ली जा सकती हैं? ये सीधा सवाल है। ली जा सकती हैं, लेकिन जहां छात्र संख्या कम है, सोशल डिस्टेंसिंग को हम कैसे मेंटेन करेंगे? सबसे बड़ा संकट ये है, भारत जैसे देश में जहां केवल बाजार खोल दिए गए हैं, उन बाजारों की स्थिति आप देखें, कौन कितना ध्यान दे पा रहा है। तो इसको ये जो है बहुत संभव नहीं है कि बड़ी सहजता के साथ पेन और पेपर के साथ ठीक है ले ली जाए, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। अगर इस तरह परीक्षा कराना ही मुख्य उद्देश्य से तो कुछ भी कराया जा सकता है, लेकिन इस महामारी को ध्यान में रखते हुए जो स्थितियां इस समय हैं, मुझे बार बार लगता है, यद्यपि ये लगना मेरा व्यक्तिगत है, कि जब आदमी मनुष्य ऐसे ही परेशान है, केवल भारत का नहीं पूरी दुनिया में इतने संकट हैं, तो ऐसी क्या अनिवार्यता है कि हम कुछ दिन रुक नहीं सकते कि अभी कुछ दिन जो है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ज्ञान का मूल्यांकन करना है, केवल डिग्री बांटना अगर उद्देश्य है तो किसी भी तरह से कोई भी रास्ते निकालकर डिग्री उनको प्रदान कर दी जाए। लेकिन अगर ज्ञान मूल उद्देश्य है तो वैसे समय में हमें, जब हम सारी चीजों में इंतजार कर रहे हैं, हम जीवन के सारे कार्य व्यापार ठप हैं, शादी विवाह ठप है, हमारा व्यापार ठप है, हमारा पर्यटन ठप है, सब कुछ ठप है, ऐसे समय में अगर कुछ दिन और रुक जाया जाता है तो मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि मैं पूरी तरह से सही ना हूं, लेकिन मुझे अभी सही रास्ता यही नजर आता है फिलहाल
जब तक आधारभूत ढांचा नहीं विकसित किया जाता, जिस बात को आप रेखांकित कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के संदर्भ में कि वो कंप्यूटर सेंटर वगैरह के पास जा सकते हैं, वो जी कंप्यूटर सेंटर तक जाने लायक लोग नहीं है तमाम ऐसी स्थिति में। तो जब तक ये जो है ई एग्जामिनेशन का आधारभूत ढांचा ठीक ढंग से विकसित नहीं किया जा सकता है, तब तक मुझे लगता है किसी प्रकार से परीक्षा करना परीक्षा की औपचारिकता होगी और कुछ नहीं होगा, डिग्री बांटने जैसा होगा। ज्ञान का सही मूल्यांकन जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी कहा है कि हमें इस सारी परीक्षा प्रणाली को अपनाते हुए इस चीज का ध्यान देना होगा कि हमें गुणवत्ता बनाए रखनी होगी। तो ये गुणवत्ता वाला मामला मुझे लगता है इन चीजों से जो है संभल नहीं सकता। कोई भी रास्ता हम अपनाएं, कोई ना कोई संकट उसके बीच आ जाएगा। इसलिए मुझे लगता है अभी कुछ दिन इंतजार किया जाए और जो है उन सारी संस्थाओं को जो इस व्यवस्था से जुड़ी हैं उन्हें आधारभूत ढांचा विकसित, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में लगाना चाहिए, जिससे आगे तक जैसे तमाम संस्थाएं ये काम करती हैं, तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जो है ई माध्यम से होती हैं, तो उस तरह का सेटअप हम विकसित कर लें, तब हम परीक्षाएं कराएं। अन्यथा 1-2 महीने 3 महीने अगर रुकते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस महामारी के समय में बहुत विशिष्ट समय है, ये बहुत संकट का समय यह है, उसमें एक परीक्षा इतना महत्व मुझे लगता है कि नहीं रखती। इसलिए मैं इसी के पक्ष में हूँ कि परीक्षा कुछ रुक कर कराई जाए और सही तरीके से कराई जाए, औपचारिकता का निर्वहन ना हो। जी ये बात आ रही है और क्योंकि हमें इस डिस्कशन को, इस पैनल को खत्म ही करना है, मैं एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे, डॉक्टर अजय कुमार साहब जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो स्थिति है, पेन पेपर के साथ परीक्षाएं हो नहीं सकती, ऑनलाइन आधारभूत संरचना नहीं है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है अभी तक डेवलप, ऐसे में छात्रों के लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे छात्रों को? मैंने पहले ही कहा था इस समस्या को समस्या बना करके हम जब तक चर्चा करते रहेंगे तब तक समस्या के पीछे या समस्या के पार कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे साथी ने कहा कि कुछ दिन मतलब 1 या 2 वर्ष कम से कम। तो पहली बात कि हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के सामने जो उलझन है उस उलझन को कैसे हम भले ही ना सुलझा सके लेकिन विद्यार्थियों के साथ हम खड़े तो हो सकते हैं। विद्यार्थियों का ही सवाल है कि कब होगा और कैसे होगा। यदि हम यह मान लें कि कुछ दिन बाद तो ठीक है, 1 साल बाद, तो इसके लिए सरकार को कम से कम आश्वस्त करना होगा। यह जो 1 वर्ष का समय जा रहा है नौकरी के मामले में, भविष्य में 1 वर्ष की अवधि, इस दौरान जो विद्यार्थी स्नातक या स्नातकोत्तर कर रहे हैं उसके लिए छूट मिले। एक व्यवस्था अभी यदि घोषित कर दी आएंगे, हमारा वर्ष नहीं मार खाएगा, लेकिन सरकार की ओर से, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, एक सुनिश्चित पहल विद्यार्थियों के मानवीय पक्ष को लेकर के अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ यह है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी से यहाँ तक कि कॉलेज में भी शिक्षकों को लेकर के यदि प्रिंसिपल बैठे कुछ बातें करें। दूसरी बात तो 1 और 2 वर्ष की बात तो यह है कि हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक आश्वस्ति होनी चाहिए। अब और एक संकट की ओर मैं इशारा कर रहा हूं कि जो विद्यार्थी फाइनल एग्जाम देने वाले हैं उनकी यह समस्या रही, लेकिन जो सेमेस्टर एग्जाम है, जो फाइनल एग्जाम नहीं दे रहे हैं, उनके लिए यह घोषित तौर पर एक तरह से कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया गया कि परीक्षाएं मर्ज कर दी जाएंगी अगले सेमेस्टर में। तो कम से कम विद्यार्थियों के हित में जो भी संबंधित अधिकारी हैं विश्वविद्यालय के या सरकार के स्तर पर, उनका यह दायित्व बनता है कि वे यह घोषणा करें कि विद्यार्थी इस सत्र में तो प्रोमोट कर दिए जा रहे हैं और अगले सत्र की पढ़ाई जारी रखें। ना तो शिक्षक कुछ तय कर पा रहे हैं और ना विद्यार्थी तय कर पा रहे हैं। तो हम मानते हैं कि फाइनल एग्जाम के लिए हम 1 वर्ष बाद चले, 2 वर्ष बाद चले, उसके लिए सरकार व्यवस्था करे, लेकिन अभी सेमेस्टर में जो प्रमोशन की बात आ रही है, प्रमोट करने के बाद विद्यार्थी अगले सेमेस्टर की तैयारी करे, यदि इसकी भी विधिवत घोषणा जियो के साथ कर दी जाए तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों कम से कम सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए तो आश्वस्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई पहल देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए यह संकट और भी गहराता जा रहा है, उलझनें और बढ़ रही है विद्यार्थियों के।
यानी कि कुल मिलाकर बात वही आती है कि सिर्फ नोटिफिकेशन करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा जब तक इस पूरे मामले को मानवीय संवेदना से वो सरकारें नहीं देखेंगी जिन सरकारों को हमने आपने चुना है, तब तक इस समस्या का कोई समाधान ठीक तरह से निकलकर सामने नहीं आता है। फिलहाल हम अपने दर्शकों को, जो छात्र इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यही कहना चाहेंगे कि आप चिंतित ना हो। निश्चित तौर से जो सरकारें हैं वो कोई ना कोई हल ढूंढकर इसका निकालेंगी और आपकी इस समस्या का समाधान करेंगी। आप सभी पैनलिस्ट का भी, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, आप लोगों सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, हमको समय दिया। आप सब देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद, नमस्कार। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, इस्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।